गुड इवनिंग एंड जय हिंद बच्चों एन एमएमएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी बच्चे परीक्षा पास कर गए हैं, चाहे वो जिस स्टेट के हों, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर करना है। तो इस वीडियो में पूरी विधि बताई जाएगी कि आप कैसे मोबाइल से भी अपना स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। और कई दिक्कतें आती हैं जिनके सवालों के जवाब बीच बीच में वीडियो में दिए जाएंगे। तो आपसे मैं निवेदन करूँगा कि आप पूरे वीडियो को अवश्य देखें। मैं योगेश सर, पूरन सर तथा शैलेन सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनकी वजह से यह गूगल मीट हो पाई और बच्चों के सवालों और शिक्षकों के सवालों के जवाब दिए गए। देखिए बच्चों पूरा वीडियो। राष्ट्रीय आय में योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में जो छात्र सफल हो जाते हैं उनको आगे किस प्रकार से छात्रवृत्ति प्राप्त की जाए, किस तरह से उनका रजिस्ट्रेशन करके अपना क्लेम प्रस्तुत किया जाए, इसकी पूरी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ श्रीमान योगेश तिवारी जी, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज बांदा में प्रवक्ता हैं, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्हें अपना कीमती समय दे करके हम लोगों की ये जानकारी देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं उनको इस मंच पर आमंत्रित करता हूं और आगे की जो भी हम लोगों की जो समस्याएं हैं उनको वो हमारी समस्याओं से हमको निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। आदरणीय श्री योगेश तिवारी जी। धन्यवाद पूरनलाल जी। सबसे पहले तो मनोज बोस सर जी का, शैलेन जी का और पूरनलाल जी, आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने आज मुझे इस मीटिंग में आमंत्रित किया है। पिछले 2-3 सालों से लगातार मैं ये देख रहा था कि बच्चे सफल तो बहुत हो रहे थे लेकिन उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही थी। तो कहीं ना कहीं से किसी के द्वारा मेरा मोबाइल नंबर शैलेन सर जी को, बोस सर को, संतोष खरे जी पीलीभीत और बहुत सारे लोगों को मिला। तो जितना हमसे कोशिश हुई मैंने लगभग उनका समस्या का समाधान किया। तो मेरा मानना यह है कि अगर समस्या है तो समाधान भी कहीं ना कहीं आप ही के पास होगा। तो सबसे पहले तो मीटिंग में जुड़े हुए सभी विद्वान शिक्षक गणों या जो भी छात्र इसमें जुड़े हैं सभी को आजादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो मैं लैपटॉप से मीटिंग को करना चाह रहा था लेकिन मैं सोचा कि सभी लोग चूंकि मोबाइल फोन चलाते हैं, सभी के पास एंड्रॉयड या स्मार्टफोन होगा, तो मैं अपने स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, इसी में आप लोग देखते रहिए और जो भी समस्याएं आती है मैं वहां पे डिस्कस भी करता रहूंगा। तो आप देखते जाइए। मैं एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ किसी बच्चे का जो इस साल एनएमएमएस एग्जाम में पास हुआ है। उसी का फॉर्म भर के मैं आपको दिखाऊंगा। बीच बीच में जो समस्याएं आप लोगों के सामने आती है वो भी कैसे दूर करना, ये भी मैं दिखाऊंगा। इसमें देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आपको सावधानियां देना या ध्यान देना है पहले स्कॉलरशिप को फॉर्म सबमिट करने से पहले। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो भी छात्र इसमें सफल हुआ है वो किसी गवर्नमेंट स्कूल में या किसी एडेड विद्यालय की कक्षा 9 में प्रवेश ले। सेकंड पॉइंट है कि उसका जो आधार कार्ड में नाम है उसका अंग्रेजी में जो स्पेलिंग लिखा हुआ है और डेट ऑफ बर्थ वो आपका एनएमएमएस का जो परीक्षा परिणाम मिला हुआ है उससे मिलता जुलता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है उसका बैंक में अकाउंट होना चाहिए। अब बैंक में अकाउंट कहाँ होगा इस पर अभी हम डिस्कस करेंगे। चौथा पॉइंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इस संबंध में बहुत सारी समस्याएं मिली हैं। आज भी एक मैडम का फोन आया था इस संबंध में। जो माइनॉरिटी वर्ग का छात्र होता है उस कंडीशन में लास्ट में जब स्कीम सिलेक्शन का टाइम आता है तो गलत स्कीम को सिलेक्ट कर देते हैं, इस वजह से उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिफ्थ पॉइंट है जो बच्चे का इनकम सर्टिफिकेट है उसमें हमको डेट देखना है, उसकी इशूइंग डेट क्या है, कहीं 3 साल से ज्यादा तो नहीं हो गया है। अगर ऐसा है तो पहले उसको रिन्यूअल कराएं, उसके बाद फॉर्म को सबमिट करें। 6 है बच्चे का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों में एक समस्या आई है कि मोबाइल नंबर फ्रेश जब रजिस्ट्रेशन होता है तब दे देते हैं और कुछ दिनों बाद वो मोबाइल नंबर को बंद कर देते हैं। ये समझ लीजिए कि 4 साल की स्कॉलरशिप में यानी कक्षा 9 से लेकर 12 तक जो स्कॉलरशिप आपको मिलना है, अगर मोबाइल नंबर आप बदल देंगे तो आप समझिए कोई भी मैसेज आपको नहीं मिल पाएंगे और हो सकता है स्कॉलरशिप आपको ना मिल पाए। तो कोशिश ये करें कि जो भी मोबाइल नंबर दिया जाए वो 4 साल तक बना रहे। अगला है जो छात्र, कई लोगों का कैटेगरी के संबंध में भी सवाल आया था कि ओबीसी या एससी से संबंधित है लेकिन एनएमएमएस का आवेदन करते समय उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना था तो उन्होंने जनरल कैटेगरी में अप्लाई किया। अब क्या हम कर सकते हैं उसको अपनी कैटेगरी में? तो आपको ये बता दूं कि जो आपने एनएमएमएस के आवेदन में
कैटेगरी दिया था उसी से ही आपको 4 साल तक अपना क्लेम बिल सबमिट करना है। 8th में आपको माता पिता या जो गार्जियन है उसका आपको बिजनेस देखना है, क्या काम करता है, एंड लास्ट है आपका एनएमएमएस का परीक्षा वर्ष। इसके अलावा बच्चा पास हो गया है, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, अब उसे क्लेम बिल सबमिट करना है। पर क्लेम बिल सबमिट कहाँ करना है, तो ये हम सभी लोग जानते हैं कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर इसका रजिस्ट्रेशन होगा और इसका एप्लीकेशन सबमिट होगा। तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे 2 प्रोसीजर हैं। पहला होता है उसका फर्स्ट स्टेप जो है वो है रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल खोलकर या फिर nsp.gov.in या जो scholarship.gov.in इन दोनों वेबसाइट से आप कर सकते हैं। पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन में हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि बच्चा जो एनएमएमएस का एग्जाम पास हुआ है उसके आधार कार्ड में जो स्पेलिंग है और जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसके रिजल्ट से मैच होनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं करेगी तो आगे चल के स्कीम ओपन नहीं होगी, और मैं उसका तरीका भी बाद में बता दूंगा अगर कोई किसी का मैच नहीं होता है तो। थर्ड है कि बच्चे का अकाउंट किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में आप उसका अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ एक अपवाद भी है, मैं वो बता ही दे रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन उसका इस्तेमाल कम ही कीजिएगा। अगर किसी बच्चे का अकाउंट नहीं है तो आप उसके माता पिता या गार्जियन का अकाउंट लगा सकते हैं, और एक गार्जियन का 2 बच्चों के लिए अकाउंट लग जाता है। लेकिन कोशिश ये करें कि सभी बच्चों का अकाउंट ओपन रहे। फोर्थ है मोबाइल और ईमेल आईडी। रजिस्ट्रेशन में आपको आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड नहीं है तो नामांकन की रसीद, यदि वो भी नहीं है तो बैंक पासबुक से हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है आपका खाता नंबर और आईएफएससी कोड। सेकंड स्टेप इसी में कंटिन्यू चलेगा ऑनलाइन। जो अगला स्टेप है वो उसका एप्लीकेशन सबमिट करने का है। इस स्टेप में जो आप रजिस्ट्रेशन में इंफॉर्मेशन भर चुके हैं वो ऑलरेडी भरी भराई आपके सामने आ जाएंगी। कुछ चीजें हैं जो आपको भरना पड़ेंगी, तो उसमें छात्र के माता पिता का नाम आएगा, रिलीजन आएगा यानी धर्म, और जाति वही भरना है जो आपने एनएमएमएस के आवेदन में भरा हुआ था। थर्ड, आय प्रमाण पत्र के अनुसार उसकी आय भरना है। यहाँ चौथा पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ विद्यालय सिलेक्शन का पॉइंट आता है, वो आपको सेलेक्ट करके मैं अभी बता दूंगा कैसे करना है। फिफ्थ पॉइंट में बच्चे ने जो 9th क्लास में एडमिशन लिया है तो उसको स्कूल से एक एडमिशन नंबर मिल गया होगा जिसको हम एसआर नंबर बोलते हैं, या उसका बोर्ड में अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल सकते हैं। जिस क्लास में वो पढ़ रहा है उसका रोल नंबर भी चाहिए और उसका सेक्शन चाहिए हमको। सबसे बड़ी चीज है एडमिशन की डेट, कक्षा 9th में किस डेट को एडमिशन उसने लिया है। अगला है कक्षा 8 में उसके कितने % मार्क्स आए हुए हैं। नेक्स्ट है उसका एनएमएमएस परीक्षा जो उसने पास की है उसका रोल नंबर क्या है। 8th पॉइंट जो है उसमें गार्जियन का क्या काम करता है, कौन सा बिजनेस है उसका। 9th उसका रेजिडेंस किस जनपद का है और कहाँ किस गांव में रह रहा है। एंड 10th पॉइंट है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। इस संबंध में बहुत सारे क्वेरीज पहले भी आती रही, अभी फिर से आ रही हैं कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है और किसे लगाना होता है। इसका हम डिस्कशन अभी कर दे रहे हैं थोड़ा सा, और जब आएगा तो वो भी बता देंगे। जैसे कि किसी बच्चे का आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ उसके स्कूल रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रही है, और अगर ऐसे में आवेदन कर दिया जाएगा तो आगे चल के आपको स्कीम शो नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में जब बच्चा बैंक पासबुक से अपने आप को वेरीफाई करेगा तब आपको आखिरी में जाके बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। या दूसरा, और कौन सा छात्र जिसे बोनाफाइड लगाना है, मान लीजिए हरदोई डिस्ट्रिक्ट से किसी बच्चे ने परीक्षा पास की और कक्षा 9th में वो मान लीजिए लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में पढ़ने चला गया। अब चूंकि उसका जिला बदल गया इसलिए उसको बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगाना ही होगा। थर्ड होता है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का रहने वाला कोई छात्र परीक्षा पास करने के बाद मध्य प्रदेश या राजस्थान के किसी जगह पर जाके एडमिशन ले लिया है गवर्नमेंट स्कूल में, तो उस कंडीशन में भी उसको बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगाना ही होगा। अब ये सर्टिफिकेट मिलेगा कहाँ से, ये अभी हम आपको दिखाई दे रहे हैं कहाँ से ये मिलेगा। और फाइनल सबमिट के बाद भी कुछ सावधानियां ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैं सीधा आपको ले चल रहा हूँ किसी नए छात्र के आवेदन के लिए। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम खोलेंगे और इसमें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी टाइप कर देंगे तो आपको ये होम पेज ओपन हो जाएगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का।
आप इसको स्क्रॉल करके धीरे धीरे नीचे आते जाइएगा। मैं इसको मोबाइल फोन से भर रहा हूँ, आप लैपटॉप वगैरह से भी भर सकते हैं। मोबाइल से इसलिए भर रहा हूँ कि आप लोग सभी टीचर लोग हैं, आप स्वयं या बच्चे चाहें तो खुद भी भर सकते हैं। ऐसे में उनका पैसा भी बचेगा और जो इन्फॉर्मेशन आप भरेंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी, कोई गलती आपसे नहीं होगी और बच्चों का पैसा भी बच जाएगा। तो आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाइएगा, ये एप्लीकेंट कॉर्नर आपको दिख रहा है, इसी में बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ आप सबसे ऊपर देख रहे हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद सेकंड पॉइंट ब्लैक कलर में दिया एप्लीकेशन सबमिशन फॉर असेसमेंट ईयर 2020 एंड 23। तो यहाँ नीचे फ्रेश एप्लीकेशन है, आप इन दोनों में किसी को भी खोल सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन को खोल सकते हैं या फ्रेश को। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे आते हैं तो इस तरह का आपको पेज ओपन हो जाएगा। इसी पेज में आप नीचे आते जाइए, यहाँ क्लिक हेयर फॉर स्कॉलरशिप स्कीम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया है, आप चाहे किसी को भी क्लिक कर दीजिए, ओपन हो जाएगा ये पेज। ये देखिए यहाँ पे ये पेज ओपन हो गया है, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखे हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। अगर आप यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट में आए तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के समय। सेकंड है बच्चे का पासबुक और IFSC कोड होना चाहिए। थर्ड में है आधार नंबर होना चाहिए। फोर्थ में अगर आधार उपलब्ध नहीं है तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो इंस्टीट्यूट या स्कूल देगा वो होना चाहिए। फिफ्थ अगर आधार नहीं है तो एनरोलमेंट ID होना चाहिए। सिक्स में देखिए अगर बच्चा अन्य राज्य में पढ़ने जा रहा है तो उसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगाना होगा जो स्कूल से मिलेगा उसको। अगर स्क्रॉल करके हम थोड़ा और नीचे आए तो यहाँ देखें आप सेवेंथ पॉइंट में आप देखें यहाँ लिखा है प्रोवाइड एक्टिव बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड ऑफ द बैंक ब्रांच ऑफ द स्टूडेंट। इसमें थोड़ा नीचे अगर आए ये वेयर स्टूडेंट डू नॉट हैव देयर ओन बैंक अकाउंट नंबर पेरेंट्स अकाउंट नंबर कैन बी यूज्ड, हाउएवर पेरेंट्स अकाउंट नंबर कैन ओनली बी प्रोवाइडेड फॉर मैक्सिमम ऑफ देयर 2 चिल्ड्रन। यानी किसी बच्चे के पास अगर खाता नहीं है तो उसके पेरेंट्स का भी अकाउंट लग जाएगा, लेकिन पेरेंट्स का अकाउंट केवल 2 बच्चों में लग सकता है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है विशेष परिस्थितियों में ही पेरेंट्स का अकाउंट लगाएं, आप बच्चे का ही अकाउंट लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको स्क्रॉल करते हुए आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ कुछ अंडरटेकिंग में 3 पॉइंट दिए गए हैं, ये छोटे बॉक्स जो है आप इनको टिक कर दीजिए तो ये ग्रीन कलर का कंटिन्यू हो जाएगा। इसको कंटिन्यू कर देंगे तो एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ सबसे ऊपर पहले पॉइंट में दिया गया डोमिसाइल, चूंकि हम लोग यूपी के लिए भर रहे हैं तो यहाँ स्क्रॉल करके सिलेक्ट करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ दिया गया है स्कॉलरशिप कैटेगरी, इसको ओपन करेंगे तो हम लोगों को प्री मैट्रिक सिलेक्ट करना है। प्री मैट्रिक कक्षा 10 तक के जो स्कॉलरशिप है उसके लिए प्री मैट्रिक, कक्षा 10 के ऊपर जो बच्चे हो जाते हैं पोस्ट मैट्रिक या टॉप क्लास में आएंगे। हम यहाँ पे प्री मैट्रिक सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ स्टूडेंट का नेम डालना है, तो हम पहले बता चुके हैं स्टूडेंट का नाम आप पहले आधार कार्ड से और NMMS का जो रिजल्ट आया हुआ उसके दोनों की स्पेलिंग मिला लीजिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ मैच कर लीजिए। अगर दोनों एक से हैं तो आपके लिए फॉर्म भरना बड़ा आसान हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो वो उसका हम अभी डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे मेरे पास अभी एक लड़की का मौजूद है फॉर्म, तो मैं उसका नाम है लक्ष्मी, ये हमने उसका नाम भर दिया है। अब ये पॉइंट आ रहा है स्कॉलरशिप का प्रकार, यहाँ 2 तरह की स्कॉलरशिप खुल रही है, एक आ रहा है स्कॉलरशिप स्कीम, दूसरा आ रहा है इंसेंटिव। हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है स्कॉलरशिप स्कीम पर, स्कॉलरशिप स्कीम कर दीजिए, इंसेंटिव में मत करिएगा अदरवाइज आपका स्कीम आखिरी में शो नहीं करेगा। अब यहाँ बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालना है तो आप बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। ये बच्चे के 18 अप्रैल उसका ये 18 अप्रैल 2008 है। अब इसका मेल फीमेल या अदर्स जो भी उसका जेंडर है वो सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, तो अभी मैं चूंकि डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ इसलिए मैं अपना ही नंबर दे रहा हूँ। ये मोबाइल नंबर दे दिया मैंने। यहाँ ईमेल ID देना है उसको। ये ईमेल ID हो गया।
अब बैंक IFSC कोड, यहाँ 2 बार IFSC कोड लेगा, 2 बार अकाउंट नंबर लेगा। तो हम बैंक अकाउंट नंबर, इसका IFSC कोड दे रहे हैं। यहाँ कंफर्मेशन मांगेगा, यहाँ अकाउंट नंबर डालना है आपको। यहाँ कंफर्मेशन मांगेगा आपको। जैसे ही आप बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, ऑटोमेटिकली बैंक का नाम नीचे आ जाएगा। जिस भी बैंक का IFSC कोड आप करेंगे, तुरंत अपने आप बैंक का नाम नीचे शो करने लगेगा। तो ये बच्चे का अकाउंट नंबर हो गया। यहाँ आप देख रहे हैं आइडेंटिफिकेशन डिटेल, पहचान का विवरण मांग रहा है। यहाँ आप जब सिलेक्ट करेंगे तो 3 पॉइंट्स आएंगे। फर्स्ट है आधार, सेकंड है आधार एनरोलमेंट ID, थर्ड है बैंक अकाउंट। अगर बच्चे की स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ आपके रिजल्ट से और आधार को दोनों मैच कर रहे हैं, तब तो आप आधार को सिलेक्ट करिए। कभी जो आप कह रहे थे अभी कुछ समय पहले कि बहुत सारे लोगों की स्कीम शो नहीं कर रही है, उसका कारण ये था कि आधार में जो उनका नाम और स्पेलिंग थी वो उनके रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रही थी। उस कंडीशन में आपको करना क्या है, वहां पे आइडेंटिफिकेशन आधार से ना करके बैंक पासबुक से कीजिए। अगर उसका आधार बना है तब भी आप इसको इग्नोर कर दीजिए और बैंक अकाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट करके आप उसका फोटो अपलोड करना पड़ेगा। बता रहा हूं मैं आपको। तो पहले अभी हम इसमें क्लियर कर रहे हैं, चूंकि इसका आधार सही है तो हमने आधार नंबर डाल दिया है। यहाँ कैप्चा पूछेगा, थोड़ा कैप्चा में ध्यान रखिएगा। यहाँ I और L में बहुत ज्यादा दिक्कत करता है ये, वो एक जैसे दिखते हैं। तो अगर आपको समझ में ना आए तो आप इसको रिफ्रेश बटन को दबा के आप इसको दूसरा कैप्चा ले सकते हैं। ये कैप्चा करने के बाद नीचे देखेंगे छोटे छोटे 3 पॉइंट्स बने हुए जो आधार कार्ड से संबंधित है। आप इन तीनों को टिक कर दीजिए, नीचे रजिस्टर का ऑप्शन खुल जाएगा। अगर इन्फॉर्मेशन सब सही है आपकी तो ये रजिस्ट्रेशन को करते ही आपको ऑटोमेटिकली एक रजिस्ट्रेशन ID जनरेट हो जाएगी। ये रजिस्ट्रेशन ID आपके मोबाइल जो रजिस्टर्ड है उस पर तुरंत पहुंच जाएगा और आपके पास एक पासवर्ड भी आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगा, जो डेट ऑफ बर्थ होगी जो आपने भर रखी है। फर्स्ट टाइम जो पासवर्ड आता है वो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। इस एप्लीकेशन ID को नोट कर लीजिए, ये आपके मोबाइल पे भी पहुंच गई। आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए तो इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, लॉगिन फॉर फ्रेश एप्लीकेशन। यहाँ पे जो एप्लीकेशन ID आई है इसको डाल दीजिए UP। ये कैपिटल में आती है तो कैपिटल में ही डालिएगा, स्मॉल में डालेंगे तो ओपन नहीं होगा। ये ID मैंने डाल दिया। अभी उसका पासवर्ड जो आया है उसका डेट ऑफ बर्थ है तो उसमें है, जैसा भी पासवर्ड आए जो भी साइन उसमें बने हुए हैं उसी तरह से आप उसमें डालिएगा। कोई भी चीज हटाना नहीं है आपको, जैसा मैसेज आपके मोबाइल पे आया उसी तरह से आप करिएगा। कैप्चा करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो आगे एक OTP जाएगा आपके मोबाइल पे। अगर OTP नहीं आता तो थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा देर में रिफ्रेश करके पहुंच जाएगा। वो रीसेंड कर दीजिए, वो हो जाएगा OTP आपके मोबाइल। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है तो इसलिए आया नहीं है अभी। तो वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फॉर्म बता रहे कैसे भरना है। यहाँ OTP आ गया है, ये OTP यहाँ पर डाल दे। थोड़ा OTP को ध्यान रखिएगा, स्मॉल लेटर भी रहते हैं, कभी कभी कैपिटल भी होता है, तो पूरा जैसा उसमें मैसेज में आया सेम वैसे ही डालना है। अगर मिसमैच करेगा तो ओपन नहीं होगा। OTP डालने के बाद जब कंफर्म करेंगे तो पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये कम से कम 8 कैरेक्टर में होना चाहिए, इसमें स्मॉल कैपिटल दोनों होना चाहिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी है तो आप इसको
पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। नहीं चेंज करना तो आप कंटिन्यू करके आगे हो सकते हैं। यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर दीजिए। मैंने यहाँ से ये कंफर्म करने के लिए आ गया है। पासवर्ड चेंज हो गया। अब सबमिट करने के बाद ये इस तरह का पेज खुल जाएगा। होम पेज लिखा एप्लीकेशन ये नया ऑप्शन डिजी लॉकर का आया हुआ पहली बार, अभी इसके पहले नहीं था। इसके बाद चेक योर स्टेटस है, यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। जब आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। पासवर्ड अगर चेंज करना तो ये भी चेंज हो जाएगा। यहाँ से विथड्रॉ एप्लीकेशन का विथड्रॉ नहीं करना है एप्लीकेशन, किन कंडीशन में विथड्रॉ करना ये अभी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ से आप लॉग आउट हो जाएंगे। इस तरह का ये पेज खुल जाएगा। आप इसको ऊपर करके एप्लीकेशन फॉर्म खोल दीजिए। आप थोड़ा ऊपर करें, ये देखें आप ऊपर इसमें प्रदेश उत्तर प्रदेश भरा हुआ है। प्री मैट्रिक हम लोगों ने पहले भरा, नाम भरा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ है और जेंडर। यहाँ इसका आधार नंबर भरा हुआ है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये रिलीजन पूछ रहा है तो रिलीजन इसका हिंदू ये डाल दिया है। कैटेगरी इसकी ओबीसी है, ये ओबीसी सिलेक्ट हो गया। फादर का नाम है इसका अरविंद कुमार, ये अरविंद कुमार हमने डाल दिया है। मदर नेम इसका गुड़िया था, वो डाल दिया। फिर इसके बाद एनुअल इनकम पूछ रहा है, तो जो उसके आय प्रमाण पत्र में इनकम है वो आप यहाँ भर दीजिए। इसके बाद आप देख रहे हैं आप आधार नंबर ऑलरेडी भरा हुआ है, मोबाइल नंबर भरा हुआ है और ईमेल आईडी। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। डे स्कॉलर हॉस्टलर ये लिख के आएगा। हमारे जो भी बच्चे हैं वो डे स्कॉलर है, ये ऑलरेडी भरा हुआ आएगा आपको। अब यहाँ पे जो अगला आ रहा है एकेडमिक डिटेल्स में, यहाँ सबसे पहले ऊपर ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट योर इंस्टीट्यूट। बच्चा कहाँ पढ़ रहा है इसको ओपन कर दीजिए। इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है स्टेट, तो आप जिस स्टेट के हैं वो स्टेट सेलेक्ट कर दीजिए। हम यूपी यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। अब डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, चूंकि ये लड़की बांदा डिस्ट्रिक्ट की है तो ये बांदा मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ से आप गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट इसको ओपन कर दीजिए, तो नीचे आपको पूरे इंस्टीट्यूट ओपन हो जाएंगे बांदा के। अब चूंकि की संख्या प्राइमरी से लेकर डिग्री कॉलेज तक सभी स्कूल कॉलेज इसमें होंगे, तो छांटने में बड़ी दिक्कत होगी। तो अगर आपको बच्चे के स्कूल का नाम मालूम है तो आप उसके कुछ कैरेक्टर आगे के डाल दें। जैसे इस बच्चे का कैप्टन बीपी इंटर कॉलेज मिलाथू है, तो हमें पता था, तो CAP डालने से इसका पेज ओपन हो गया। इस बटन को दबाएंगे जिसको रेडियो बटन कहते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ ग्रीन कलर से सेलेक्ट लिखा हुआ, इसको सेलेक्ट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक स्कूल का नाम उसमें भर गया है। अब अगला पेज जो कॉलम है उसमें पूछ रहा है एडमिशन एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये बच्चे के स्कूल से मिल जाएगा, ये बच्चे से मंगा लीजिएगा। 9th में एडमिशन लिया तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। या एडमिशन ईयर है तो एडमिशन ईयर 2022 है उसका 9th में। ये 9th क्लास का रोल नंबर पूछ रहा है, ये भर दीजिए। सेक्शन ABCD जो भी है वो कर दीजिए। इसके बाद पूछ रहा है प्रेजेंट क्लास, इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो स्कूल में जो भी क्लासेस चल रही वो सिलेक्ट हो जाएंगी। तो आप यहाँ 9th क्लास को सिलेक्ट कर दीजिए। अब ये पूछ रहा है प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, तो चूंकि इस बच्ची ने मई में लिया हुआ है इसने 18 मई को, तो ये 18 मई सिलेक्ट हो गया उसका। अब ये विकल्प है कि रेगुलर पढ़ रहा है, करस्पॉन्डेंस या पार्ट टाइम। तो हमारा जो भी बच्चा है वो रेगुलर वाला है, फुल टाइम वाला, करस्पॉन्डेंस या पार्ट टाइम नहीं है, तो रेगुलर को सिलेक्ट कर दीजिए। लास्ट क्लास पास्ड जो है वो ऑटोमेटिक 8th क्लास उसमें भरी हुई आ जाएगी। तो 8th क्लास का पासिंग ईयर जो है इस साल का 2020 है, 2022। अब यहाँ कक्षा 8 के परसेंटेज पूछ रहा है, इस लड़की के 74% है, ये भर दिया। यहाँ पे आ रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाइड। यहाँ जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको 4 तरह के एग्जाम शो कर रहे हैं, तो हमको यहाँ सेलेक्ट करना है NMMS। अब इसके बाद आ रहा है एग्जाम कंडक्टेड बाई, जब इसको ओपन करेंगे तो पूरे डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे आपके। यहाँ उत्तर प्रदेश हमने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ आपका NMMS का रोल नंबर आपको भरना है, तो यहाँ ध्यान से उसका रोल नंबर भर दीजिए। ये जानकारी पूरी आपकी रिजल्ट से मिलना चाहिए आपका। अब इसके बाद पूछ रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम ईयर। अक्सर क्या होता है, जो स्कीम शो नहीं करता वो 2 कारण से शो करता है। एक, पहला, अगर किसी बच्चे का आधार से नाम या डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रही तो आगे चल के स्कीम शो नहीं करेगा। और दूसरा जो सबसे छोटा कॉमन पॉइंट है वो है कॉम्पिटिटिव। ओके, ये कह रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो छोटा पॉइंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ईयर इस साल का 2022 है। चूंकि इस साल एग्जाम जो हुआ है 2022 में हुआ है, इसलिए लोग ज्यादा कंफ्यूज नहीं है।
लास्ट ईयर क्या था, मान लीजिए अक्सर परीक्षा जो होती है वो नवंबर के महीने में होती है। अगर लास्ट ईयर हुई होती तो वो 2021 का ईयर होता। तो लोग यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ईयर 2021 डाल देते हैं, इस वजह से स्कीम शो नहीं करता है। तो ये आप समझिए कि जो एनएमएमएस का ईयर है वो प्रोजेक्टिव होता है एक साल आगे के लिए। इस साल का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ईयर है वो 2022 है, तो यहाँ हमको 2022 डालना है। अब अगला जो आएगा अदर डिटेल में आप देखेंगे, इसमें पूछा ईयर ऑर्फन यानी अनाथ है, अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं तो इसको नो छोड़ देंगे। गार्जियन का नेम यहाँ डालना नहीं, अगर वो अनाथ है तभी डालेंगे, नहीं तो नहीं करना है। अगर कोई दृष्टि बाधित किसी तरह का विकलांगता दिव्यांगता है तो यहाँ पे करेंगे इस डिसेबल्ड। अगर खोलेंगे तो आपको यस और नो का ऑप्शन है, यहाँ नो रहने देंगे। अगर किसी तरह की डिसेबिलिटी है तो ये पूरा शो करेगा, तो जो भी हो तो आप यहाँ सिलेक्ट कर दीजिएगा। कितने % डिसेबिलिटी ये डालना है। फिर मैरिटल स्टेटस आ रहा है, तो मैरिटल स्टेटस में यहाँ पे डाइवोर्स्ड है, मैरिड है, अनमैरिड है, विडो। तो हमारे बच्चे छोटे हैं, सब अनमैरिड हैं। यहाँ पे ये मेन है। पेरेंट्स प्रोफेशन जो पूछ रहा है, यहाँ आप देखेंगे बहुत सारी स्कीम है, बीडी वर्कर, आम आदमी, सेंट्रल आर्म फोर्सेस, बहुत सारी स्कीम है। हमको यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं ज्यादातर इनमें से किसी से बिलोंग नहीं करते, हमको अदर्स को सिलेक्ट करना है। अगर आप दूसरी किसी प्रोफेशन को सिलेक्ट, बहुत सारे लोगों ने लास्ट ईयर किया था, किसी ने बीडी वर्कर जब स्कीम शो नहीं किया आधार से मैच करने के कारण, तो उन्होंने कहीं बीडी वर्कर लिख दिया, कहीं कुछ कर दिया, तो दूसरी स्कीम शो करने लगा था। तो यहाँ पे हमको प्रोफेशन में अदर्स सिलेक्ट करना है। आप नीचे अब देखेंगे IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर ऑलरेडी भरा हुआ है, जो हमने रजिस्ट्रेशन के समय किया था। आप इसे सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे तो जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगी और कंटिन्यू, अगला पेज खुल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल, यहाँ सबसे पहले स्टेट है, वो स्टेट ऑलरेडी भरा हुआ है। यहाँ आपको होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है कि बच्चा कहाँ का रहने वाला है। तो ये बांदा की थी लड़की, हमने बांदा कर दिया। फिर इसमें 2 ऑप्शन है, गांव से बिलोंग करती है या शहर से। तो चूंकि लड़की गांव से बिलोंग करती है इसलिए हम विलेज रूरल सेलेक्ट कर देंगे। फिर सब डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे आपको तहसील सिलेक्ट करना है, ये हमारे बबेरू से था। अब इस बार ये पहली बार ऑप्शन आए हुए हैं सिलेक्ट करने का, लास्ट ईयर तक आपको हाथ से भरना पड़ते थे टाइप करके। तो जैसे ही आप कोई तहसील सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली विलेज आपके खुल जाएंगे। तो ये कहीं से भी, हम इसको अभी फिलहाल आपको दिखाने के लिए सिलेक्ट किए दे रहा हूँ। यहाँ कोई उसका अगर होम हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर कुछ भी डाल दीजिए। फिर इसका पिन नंबर जो भी हो आपका वो आप कर दीजिए। अब देख रहे हैं आप नीचे यहाँ स्कीम शो करने का लगा, नेशनल मींस ऑफ मेरिट स्कॉलरशिप। तो ये चूंकि बच्चा जो है वो हमारा हिंदू रिलीजन से बिलोंग कर रहा है, इसलिए केवल स्कीम यही शो कर रहा है। अगर यही माइनॉरिटी से संबंधित होता तो यहाँ एक और स्कीम शो कर देता, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स वाला माइनॉरिटी स्कीम शो करता। और अक्सर क्या होता है, जो बच्चे कैफे में जाके अप्लाई करते हैं या जिन लोगों को माइनॉरिटी के बच्चों को पिछले साल स्कॉलरशिप नहीं मिला, उसका रीजन ये था कि उन्होंने गलत स्कीम को सिलेक्ट कर दिया था। तो हमारा चाहे माइनॉरिटी का बच्चा है या कोई भी रिलीजन का है, उसने चूंकि नेशनल मींस का मेरिट स्कॉलरशिप पास की है, हमको इसी को सिलेक्ट करना। आप इसके बटन को दबा देंगे, ये रेडियो बटन ऑन हो जाएगा। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन आ रहा है, ये बोनाफाइड का। ये पहले सिलेक्ट नहीं होगा, ये करेंगे तभी आएगा आपको। तो आप यहाँ चाहें तो आप ये है, आपको ये बोनाफाइड इंस्टीट्यूट दिखाई दे रहा है, नॉट अपलोडेड, अपलोडेड और डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है आपके में। तो जैसे जिस बच्चे के में आपको अगर लगता है कि उसका आधार कार्ड से नाम या स्कॉलरशिप वगैरह कुछ कोई भी इंफॉर्मेशन मैच नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में यहाँ से आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। उसका प्रिंट आउट लेके अभी मैं दिखा रहा हूँ कैसा होता है। यहाँ से पहले हम इसको सेव किए दे रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी। अब ये डाउनलोड के ऑप्शन में जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ये बोनाफाइड ये आ गया है आपका। देखिए जो लड़की का मैंने नाम भरा था लक्ष्मी, पिता का नाम अरविंद कुमार, डेट ऑफ बर्थ आ गया, उसका स्कूल का नाम सिलेक्ट हो गया, उसका एड्रेस आने लगा, उसकी ID आ गई है ये पूरा, ये उसकी क्लास आ गई है 9। ये जो ब्लैंक जगह आपको लाइन दिख रही है, यहाँ पे उसकी क्लास का रोल नंबर डालना है। तो अगर 9th क्लास में जो रोल नंबर वो डाल दीजिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं फोटो का ऑप्शन है, यहाँ एक फोटो चिपकवा दीजिए बच्चे का प्रिंट लेके, और इस फोटो पे और नीचे यहाँ पे एक जगह हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, इन दोनों जगहों पे प्रिंसिपल जो भी है 9th उधर इंटर कॉलेज के, उनके साइन करा लीजिए और सील लगवा दीजिए। और इसको जहां से आपने
डाउनलोड किया उसके बगल में ही देखिए आप अपलोड का ऑप्शन है। तो जैसे ही आप इसको अपलोड को सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले पूछेगा वो सर्टिफिकेट नंबर, तो यहाँ चूंकि सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, यहाँ आप 00 कर दीजिए। डेट ऑफ इशू, जिस डेट को उन्होंने साइन किए हैं प्रिंसिपल ने, वो डाल दीजिए। प्लेस ऑफ इशू, जिस कॉलेज में उसने पढ़ती है उसका नाम डाल दीजिए। इश्यूड बाय यहाँ प्रिंसिपल लिख दीजिए। ये ध्यान रखिएगा ये केवल 200 KB का ही फोटो अपलोड होगा। 200 KB से अगर बड़ी हो जाएगी तो अपलोड नहीं होगा। यहाँ से फाइल सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। तो जैसे ही आप इसको अपलोड करेंगे, अभी चूंकि मैं इसका अपलोड नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ जहाँ नॉट अपलोडेड लिखा हुआ है अपलोड के बगल में, यहाँ आंख जैसा ऑप्शन बन के आ जाएगा। ये तो फॉर्म बिल्कुल इजी है, भरना बड़ा आसान है, आप सभी भर सकते हैं। अब मैं आपको प्रॉब्लम ये बताने जा रहा हूँ कि स्कीम शो कब नहीं करेगी। तो इसी बच्ची में देखिए मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। मैं इसका फिर से एप्लीकेशन फॉर्म खोल ले रहा हूँ। ये देखिए 2 ही तरह हो सकते हैं जिसमें स्कीम आपकी शो नहीं करेगी। पहला हो सकता है जब उसका आधार कार्ड में जो स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ है वो रिजल्ट से मैच नहीं कर रही है, एक कंडीशन वो होगी। और दूसरा होगा जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम ईयर गलत डालेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे इसका 2021 का ये दे रहा हूँ और इसको सेव एंड कंटिन्यू करके जब हम आगे बढ़ेंगे, ये देखिए ये लिख के आ गया है, फॉर योर सबमिटेड इंफॉर्मेशन देयर इज नो स्कीम अवेलेबल। तो आप अगर आपको ये लगता है कि आपने सबको सही भरा है, आधार कार्ड से सब कुछ मैच कर रहा है और स्कीम तब भी शो नहीं कर रहा है, तो आप बैक होके यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म में तुरंत देख लीजिए। केवल और केवल ये इंफॉर्मेशन गलत भरी होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ईयर। इसको तुरंत उठा के 2022 करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, आपकी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये आ गया। तो अगर इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताएं। मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ अभी। शैलेंद्र जी, इसमें पूरन जी बताऊं क्या इसी में? जी सर, अभी बताइए। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग इंस्टीट्यूट से संबंधित प्रॉब्लम आती है। हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए जो बच्चे का स्टेट चेंज में ऐसा है कि बच्चा अगर रहने वाला यूपी का है, इन केस वो जाके राजस्थान, MP या महाराष्ट्र कहीं भी एडमिशन ले लेता है, फॉर्म इसी तरह से ही भरना है आपको। लेकिन आपको उस कंडीशन में बोनाफाइड सर्टिफिकेट जैसे अभी डाउनलोड किया है उसी तरह से बोनाफाइड निकाल के फिर अपलोड करना है वहां पे। उसके बाद फाइनल सबमिट करिएगा, ये कंडीशन है। मैं एक चीज आपको ये बताना चाह रहा हूँ, तो एक जगह परेशानी आप लोगों को यहाँ पे आएगी। जी सर, एक कंडीशन तो सर आपने बताया जो जिला चेंज होगा उसके लिए भी रहेगा ना सर? जिला, बिल्कुल, जिला चेंज होगा तब भी बोनाफाइड लगाना है, स्टेट चेंज होगा तब भी बोनाफाइड लगाना है, इन्फॉर्मेशन अगर गलत है आधार से तब भी लगाना है। तो तीनों कंडीशन जी। और आप पहले बोनाफाइड सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका प्रिंट बच्चे को दे दीजिए। जब बच्चा प्रिंसिपल से वेरीफाई करा के आ जाए तो उसको उसी जगह पे अपलोड करने के बाद सबमिट करिएगा। जब आप सबमिट करेंगे तो एक आपको फॉर्म पूरा भरा हुआ निकल आएगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे परेशान जी सर, कोई सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं? नहीं, सरकारी मान्यता तो सभी की होती है। आपको केवल 2 कंडीशन देखना है, राजकीय होना चाहिए या फिर सरकार से उसको एड मिल रही हो, एडेड होना चाहिए। ठीक है सर। अगर वो जी सर, जब बच्चा जिला नहीं बदल रहा तब भी बोनाफाइड लगाना है क्या? नहीं, बोनाफाइड जरूरत नहीं। अगर आपका आधार से सब कुछ मैच कर गया है तो आपको बोनाफाइड नहीं लगाना है। केवल जिला चेंज होने पे, स्टेट चेंज होने पर या इन्फॉर्मेशन में कोई गलती है तभी, अदरवाइज नहीं लगाना है। सबमिट हो जाएगा। और जी मैं सोच रहा हूँ पहले मैं बता दूं, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, है ना? हाँ, थोड़ा आप अपने क्वेश्चन, हाँ थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे जो मैंने अभी कॉलेज सेलेक्ट किया था स्कूल का, यहाँ एक प्रॉब्लम आप लोगों को और सामना करना पड़ेगी अभी, और वो आपके स्तर की नहीं है, वो ना बच्चे के स्तर की है ना वो पोर्टल के स्तर की है। वो बच्चा जिस विद्यालय में पढ़ रहा है वहां की समस्या है, तो वो कैसे दूर होगी वो भी बताता हूँ मैं। तो यहाँ आप देख रहे थे एकेडमिक डिटेल्स में, चूंकि बच्चे का हमको ऑलरेडी मालूम था कि इस स्कूल में पढ़ता है, और चूंकि बांदा डिस्ट्रिक्ट का चूंकि हमारे पास वर्क है, तो हमारे लगभग जिन बच्चे जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वो सब KYC अपना कंप्लीट किए हुए हैं। कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो अपना KYC कंप्लीट नहीं करते हैं, तो उसमें देखिए मान लीजिए हम इसका स्कूल चेंज करते हैं,
एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको। अगर आपके पास यूडाइस कोड हो बच्चे का स्कूल का, तो बड़ा आसानी से आप ढूंढ सकते हैं उसको। ऐसे में क्या होता है, इंस्टीट्यूट बहुत सारे ओपन हो जाते हैं। ये देखिए GGIC कमासिन में ये आया, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं। ये अब आप ये देख रहे हैं मैंने GGIC कमासिन सेलेक्ट किया हुआ है, और जब मैं बाबू यहाँ को पे हिला आया दिया तो प्रेजेंट चल। क्लास कोर्स में, तो ये देखिए क्लास शो नहीं कर रही है यहाँ पे। अब बच्चा 9th क्लास में पढ़ रहा है, यहाँ क्लास सेलेक्ट नहीं हो रही। अब क्या करें हम इसके लिए? अब ये बच्चे की अब ये आपके लिए एक समस्या हो सकती है, लेकिन ये आपके बच्चे के स्तर की, आपके स्तर की नहीं है। ये GGIC कमासिन जो भरा हुआ है उसकी समस्या है। उसका रीजन ये है कि उसने अपने NSP पोर्टल पर अपना जो प्रोफाइल स्कूल का उसको अपडेट नहीं किया हुआ है। तो उसके यहाँ कोर्स तो दिख रहा है कि 11 से 12 चल रहा है, लेकिन क्लास नहीं सिलेक्ट की, इसलिए ओपन नहीं होगा। अब ये एक दिक्कत है, बहुत छोटी है। तो अगर किसी भी आप जैसे जुड़े हुए लोग जो भी है, अगर इस तरह की कोई समस्या आती है, तो आप तुरंत उनके स्कूल से संपर्क कीजिए जहां पर बच्चा पढ़ रहा है। आप उसके प्रिंसिपल या जो भी संबंधित टीचर, उनको बताइए कि ये दिक्कत आ रही है। अगर उनसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप हमारा नंबर दे सकते हैं, मैं 2 मिनट में उनको सॉल्व कर दूंगा। तब उसके बाद आप अपना फॉर्म कंटिन्यू कर पाएंगे। ये समस्या बहुत मिलेगी आपको देखने के लिए। तो ये पोर्टल की समस्या नहीं है, ये स्कूल की समस्या है, तो ज्यादा गंभीर नहीं है, इसको अदरवाइज ना लें। आप देखिए, एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए आपने इंफॉर्मेशन भरी, आधार से वो मैच नहीं किया, और जाके आगे जब फाइनल पहुंचे तो वहां पे स्कीम शो नहीं किया, उसमें लिख गया फॉर योर सबमिटेड इंफॉर्मेशन देयर इज नो स्कीम अवेलेबल। अब क्या करें हम? बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जब आप दूसरा फॉर्म भरें बच्चे का सही ढंग से, तो उससे पहले आप क्या करें, सब जो एप्लीकेशन आपने अभी अभी भरी हुई है उसको पहले विथड्रॉ करें। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे एक विथड्रॉ का ऑप्शन है, इसको ओपन कर देंगे। यहाँ ये पूछेगा आपसे क्यों आप इसको विथड्रॉ कर रहे हैं, तो आप कुछ भी लिख दीजिए इसमें। यहाँ पे कम से कम 5 शब्द आपको देना पड़ेंगे। आपको 5 कम से कम करना है। इसको सिलेक्ट करेंगे और विथड्रॉ कर देंगे एप्लीकेशन को। देखिए ये एप्लीकेशन विथड्रॉ हो गई। अब आप नया एप्लीकेशन फिल कर पाएंगे। योर एप्लीकेशन हैज बीन विथड्रॉल्ड सक्सेसफुली, नाउ यू कैन अप्लाई न्यू फ्रेश एप्लीकेशन। अब बच्चा चाहे तो दोबारा नए सिरे से फिर से भर सकता है पूरी इंफॉर्मेशन। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ये अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं कि क्यों हमको ऐसा करना पड़ा है। हाँ, अभी आपकी कोई क्वेरीज हैं तो बता दीजिए, तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ उसके लिए। जी सर। जी एक बच्चे ने हमें बताया था, बल्कि उसने पूछा था, तो हमने जी। उसको रोक दिया था कि बाद में बताएंगे। तो उसका कहना था कि सर जहां उसने एडमिशन करवाया है, तो जी। वहां पर वो स्कूल NSP में क्लास 10 तक ही रजिस्टर्ड है, जी 11-12 में रजिस्टर्ड नहीं है। जी। तो क्या उसको 11-12 के लिए दूसरे स्कूल में नाम लिखवाना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, यहाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आएगी समस्या आपको। ऐसे बहुत सारे स्कूल मिलेंगे आपको जो 12th तक चल तो रहे हैं, लेकिन उनको केवल 10th तक ही ऐड मिलती है। 11-12 जो है वो पूरी तरह से प्राइवेट है। ऐसी कंडीशन में आपको बच्चे को किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए। 11-12 में इंस्टीट्यूट चेंज करा दीजिए, और इंस्टीट्यूट अपडेट का ऑप्शन होता है, आप अपडेट कर दीजिएगा वहां से। अगर कोई क्लास ऐसी है, मान लीजिए किसी स्कूल में साइंस आर्ट्स कॉमर्स चल रहा है इंटरमीडिएट स्तर पे, और केवल साइंस को ऐड मिल रही गवर्नमेंट की, और आर्ट साइड या कॉमर्स साइड को ऐड नहीं मिल रही, तब भी आप बच्चे का एडमिशन उस साइड में मत कराइएगा। जी, और कोई? सर एक तो सैनिक का प्रश्न है, क्या प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं? तो ये तो नहीं करा सकते, प्राइवेट घोषित होना चाहिए। जी, प्राइवेट में नहीं कराएंगे आप। अगर आप देखिए परीक्षा पास होने के बाद आप सेंट्रल स्कूल में चले जाएंगे, नवोदय में चले जाएंगे, या किसी गवर्नमेंट के जैसे आपका आवासीय विद्यालय होते हैं, सैनिक स्कूल हैं, अगर इनमें एडमिशन ले लेंगे 9th क्लास में, तो भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आपको केवल और केवल गवर्नमेंट या एडेड विद्यालय में ही एडमिशन लेना है।
एक जी प्रश्न सर, वो मैं था रामलाल कि सिंह। जी सर, हाँ बताइए। जी हाँ हाँ, जी बोलिए सर, बोलिए। सर मेरे यहाँ से सर 15 बच्चे टोटल पास हुए हैं। तो सर अमूमन बच्चे में सर करीब आधे से ज्यादा बच्चों में समस्या ये हो गई कि सबने आधार कार्ड से सर भर दिया। वो जो भरने वाले थे, हमने लिख करके जी तो दिया था, लेकिन उन्होंने आधार कार्ड से ही भर दिया। अब मेरे पास समस्या है कि जब उनकी टीसी और मार्कशीट जो बनाया सर, उसकी जन्म तिथि दूसरी है और आधार कार्ड की दूसरी है। तो क्या हाँ उस स्थिति में हम जो ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपने बताया सर, तो जी, उसमें सर क्या बैंक वाला आपने जो ऑप्शन बताया, क्या ये बैंक वाला ऑप्शन लगा सकते हैं यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल। आपको ऐसा करना है कि आप बच्चे, या तो देखिए अभी टाइम है 30 सितंबर से पहले, अगर बच्चे का आधार अगर चेंज करा सकते हैं तो करा लीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप जहाँ पे मैंने आइडेंटिफिकेशन बताया था अब आधार से, तो वहां पे आप ऐसा करिए, बैंक पासबुक से उसको वेरीफाई करिए। यहाँ पे अभी हमने आधार से जब किया था तो आधार की कोई कॉपी इसमें सबमिट नहीं किया था, लेकिन जब अच्छा, बैंक हमको पास सर एक मित्र जी 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 जी, सुन जी लीजिए जी सर और फिर बात जी करेंगे। अगर बैंक पासबुक से आप करेंगे तो यहाँ पे बैंक पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है, जहाँ बच्चे के अकाउंट नंबर या फोटो होगी, उसको अपलोड करना पड़ेगा और ये फॉर्म वैसे ही भरेगा। फिर बाद में आपको बोनाफाइड निकाल के सबमिट करना पड़ेगा। जी ओके सर, ओके। तो सर जैसे अभी कुछ लोग मित्र बता रहे थे कि नहीं, जैसे आपने जो आपका जो टीसी मार्कशीट है वो भी अपलोड होगी, तो मार्कशीट में सर नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसे देखिए, नहीं नहीं, सुनिए, 50,000 रुपए चूंकि स्कॉलरशिप स्कीम में 12,000 मिलता है, ये डॉक्यूमेंट तभी अपलोड होंगे जब 50,000 रुपए से ज्यादा स्कॉलरशिप मिलती है। यहाँ कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होना है। जी आप जब बच्चा फाइनल सबमिट कर देगा फॉर्म को, तो एक प्रिंट आउट निकलेगा। उस प्रिंट आउट में नीचे बच्चे का साइन होगा, एक तरफ प्रिंसिपल के साइन होंगे। पूरे डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा के आप बच्चा इंस्टीट्यूट में जमा कर देगा, बस उसका काम खत्म है। जी जी। हाँ। तो सर एक बार थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डाल दें सर कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको लगाने हैं इसमें। ये डॉक्यूमेंट्स में बता दे रहा हूँ आपको। जी देखिए, आय प्रमाण पत्र उसका कंपलसरी है, वो लगाना है उसको, ठीक है जी फर्स्ट। सेकेंडरी आपको जो एनएमएमएस एग्जाम पास हुआ। अच्छा, मैं एक चीज और आप लोगों को बता दूं, बताना भूल गया, ये हो सकता है अभी तक आप लोगों के सामने ये चीज नहीं आई है। आपके जो बच्चे परीक्षा पास हुए हैं, तो जहां आपका जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज आपके जिले में होगा, वहां पे एक सर्टिफिकेट आएंगे परीक्षा नियामक के यहाँ से, हर साल आते हैं। आप लोग उनको जरूर कलेक्ट कर लीजिएगा। एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें स्कूल का नाम, बच्चे का नाम, फादर नेम, रोल नंबर सब लिखा होगा, पूरे इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे। वो आप अपने जीआईसी या जीजीआईसी जो भी सेंटर हो, उनसे जरूर कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? जी जी सर, हम लोगों के हाँ। यहाँ आया अभी 17 तारीख से डिस्ट्रीब्यूट होगा सर वो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे जिलों में नहीं मिलता, उनको पता ही नहीं रहता कि क्या है ये। ठीक है, उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाना है आपको, आधार कार्ड लगाना है, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी लगाना है, आय प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी, जाति प्रमाण पत्र, अगर निवास बना है तो निवास लगा दीजिए, कक्षा 8 का अंक पत्र लगाना है, और ये जो सर्टिफिकेट मैंने अभी बताया है वो लगाना है। इनकेस वो नहीं है आपके पास तो आप उसका एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी लगा सकते हैं। चूंकि बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसको वहीं आवेदन सबमिट करना है उसका, और कहीं नहीं देना। ऑनलाइन ही सब कुछ होना है अब, ठीक है? कुछ चीजें और है जी। मैं थोड़ी क्वारी से पहले एक चीज और बताना चाह रहा हूँ। एक स्क्रीन पे मैंने कुछ अभी शेयर किया हुआ है। जब बच्चे का फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाए तो उसके बाद कुछ आपको सावधानी रखना है, जो हमेशा 4 साल तक आपको सावधानी रखना ही है। अगर इसमें से कोई भी दिक्कत आएगी तो बहुत समस्याएं बाद में पैदा होती हैं। तो जो पहला पॉइंट है, किसी भी कंडीशन में जो एप्लीकेशन है विथड्रॉ नहीं होनी चाहिए। अगर फॉर्म सबमिट हो गया, धोखे से विथड्रॉ कर देते हैं आप, तो बहुत मुश्किल में वो एप्लीकेशन वापस आ पाती है। और दूसरा ये कि आपको मोबाइल नंबर बच्चे को नहीं बदलना है। थर्ड है, बैंक अकाउंट जो है एक्टिव रहना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, इनकम सर्टिफिकेट की डेट जरूर देखते रहिए, एक्सपायर तो नहीं हो रही है। फिफ्थ है, अगर स्कूल चेंज कर रहा है बच्चा, 10th के बाद 12th में जा रहा है या कहीं और जा रहा है दूसरे स्कूल में, तो इंस्टीट्यूट अपडेट का एक ऑप्शन आता है, तो पहले अपडेट कर ले, उसके बाद फॉर्म को सबमिट करे। फिर अक्सर वो एनएसपी के एसएमएस आते रहेंगे उसके मोबाइल पे, वो देखता रहे। अगर धोखे से आपने एक से ज्यादा एप्लीकेशन एनएसपी पर सबमिट कर दिए हैं अलग अलग स्कीम के, तो आप समझिए आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी।
अक्सर क्या होता है, कोई दूसरा स्कीम जो मैंने बताया था कि आप प्रोफेशन में बिगड़ी वर्कर या कुछ लिख देते हैं तो दूसरा स्कीम आ जाता है, फिर नए सिरे से आवेदन करके दूसरा सबमिट कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आधार लेना है ना सर, उसमें आधार जी आदर्श सेलेक्ट करेंगे, आदर्श जी। ओके सर। और एक और सबसे बड़ा पॉइंट है, इस समय समाज कल्याण विभाग की स्कॉलरशिप भी चलती रहती है विद्यालयों में और बच्चों में प्रेशर बनाया जाता है कि आवेदन करें। तो बच्चों से बता दीजिए कि आप इस स्कीम को आवेदन कर रहे हैं, दूसरा हम नहीं भरेंगे। अगर आप 2 स्कीम के लिए आवेदन कर देंगे स्कॉलरशिप का तो दोनों ही रिजेक्ट हो जाएंगे आपके। एक चीज और है, अगर बच्चा बीच में कहीं गैप कर देता है पढ़ाई में तो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इसके बाद रिन्यूअल भी आपको करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर। तो जो आईडी इस साल आपकी बनेगी तो जो पासवर्ड रहेगा वो नेक्स्ट ईयर भी वैसे ही रहेगा, आगामी 11वीं 12वीं में भी वही रहेगा। फिर जो आपका फाइनल सबमिट के बाद जो आपका हार्ड कॉपी निकलती है उसमें सभी डॉक्यूमेंट्स लगा के इंस्टीट्यूट में जमा कर देना है। और बोनाफाइड सर्टिफिकेट में कंडीशन आपको बता चुका हूँ कब कब अपलोड आपको करना है। अगर जहां तक आप लोग अपने मोबाइल से अगर बच्चे का भरें तो हमारे हिसाब से आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, गलतियां भी बहुत कम होंगी और बच्चे का पैसा भी बच जाएगा। हमारा ये मानना है केवल 5 या 10 रुपए का आपको प्रिंट आउट देना पड़ेगा बाद में, और बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो। बाकी समस्याएं हैं तो हम तो मौजूद है ही इसके लिए। एक्सक्यूज मी सर, जी जैसा आप कह रहे हैं कि हम अपने मोबाइल से बच्चों का कर दे, तो दोनों जैसे 2 बच्चे हैं मेरे, तो दोनों का अगर मैं रजिस्ट्रेशन करती हूँ तो अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी डाल के कर सकती हूँ? जी, आप एक बच्चे 2 बच्चों पे एक मोबाइल चला जाएगा, 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो अलग मोबाइल लेना पड़ेगा आपको। अच्छा, तो अपने नंबर से मैं अपनी ईमेल आईडी से कर सकती हूँ? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। सर जिनका इनकम सर्टिफिकेट इस साल का है, 3 साल बाद वो कक्षा 11 में पहुंचेंगे जी तो उनका एक्सपायर हो जाएगा जी। तो उस केस में क्या करें? नहीं, उसमें बता रहा हूँ मैं आपको, एक रिन्यूअल का अभी ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे उसको रिन्यूअल तो कराना पड़ेगा एक्सपायर के बाद, तो हो सकता है इनकम बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए अभी हमने 46,000 भरा, मान लीजिए बाद में रिन्यूअल करा वो 50,000 हो गया, तो उस कंडीशन को मैं अभी आपको एक दिखा रहा हूँ रिन्यूअल का फॉर्म कैसा होता है। ये देखिए, जो आप फ्रेश एप्लीकेशन कर रहे थे यहाँ रिन्यूअल का भी ऑप्शन है। तो जो इस साल बच्चा 11वीं में है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये 2020-21 का है ये बच्चा। इसकी आईडी पे देख रहे हैं आप 2020-21 ही आ रहा है। तो इस साल जो आपकी आईडी बनी हुई है वो वैसे ही रहेगी जो पहले थी, वो उसमें कोई चेंज नहीं होना। अगले साल जब बच्चा 9 से 10th में आएगा तब आपको नया आवेदन नहीं करना है, केवल रिन्यूअल करना है। तो रिन्यूअल पे जाएंगे, आईडी वही रहेगी जो है। पासवर्ड अगर आप भूल गए तो रीसेट पासवर्ड में जाके ले सकते हैं। अगर आपको पहले से मौजूद है तो आप उसी पासवर्ड से इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये रिन्यूअल का फॉर्म है, मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसा होता है ये देखिए रिन्यूअल में उसमें एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा था, यहाँ जब करेंगे तो प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन पहले से भरी हुई है, अप्लाई फॉर रिन्यूअल। जब इसको हम सिलेक्ट करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जो पहले से भरी है, ऑटोमेटिक क्लास भी चेंज हो जाती है, सब कुछ चेंज हो जाता है। यहाँ पे आधार चूंकि बच्चे का भरा हुआ है तो एक बार कंफर्मेशन मांगेगा। अब जो आपका अभी समस्या या क्वेश्चन था कि इनकम अगर उसका रिन्यूअल कराएंगे और इनकम अगर बढ़ जाती है घट जाती है तो क्या करेंगे, तो रिन्यूअल के समय में ये ऑप्शन ओपन होता है। यहाँ पे आप ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं और एनुअल फैमिली इनकम यहाँ से चेंज हो जाएगी आपकी। और बोनाफाइड जैसे रहता है बच्चों का, ऐसे आपको यहाँ से भी डाउनलोड करके अपलोड करना। इस तरह की एक आंख बन के आ जाएगी जब आप अपलोड करेंगे। ये रिन्यूअल का फॉर्म है, बिल्कुल सिंपल है, नेक्स्ट ईयर कोई नहीं है इसमें, क्लास ऑलरेडी सिलेक्ट है, इंस्टीट्यूट है, ये सब दिया हुआ है। सर मेरा एक सवाल है जी सर, जब ये फॉर्म फिलअप किया जा रहा था तो प्रमोशन मतलब प्रोन्नत दिखाया गया था, तो सर जो पूर्णांक है उसमें क्या डालेंगे, प्रोन्नत या नंबर कैसे डालेंगे सर? नहीं, इस साल प्रमोट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो पिछले साल आया था। लेकिन सर जब फॉर्म फिलअप किया जा रहा था ये एनएमएमएस वाला, तो उसमें तो प्रोन्नत हाँ प्रमोट, देखिए जी प्रमोट का ही था तो उसमें प्रमोट ही डालेंगे।
ऐसा है कि देखिए अभी तक क्या है कि 55% जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए था और 50% SC ST के लिए था, लेकिन उन्होंने केवल बोर्ड में 10th का ही बोर्ड मिलेगा इन बच्चों को, और तो कोई बोर्ड मिलना नहीं है, क्योंकि 8th के आधार पे 9th में मिलेगी, 9th के परसेंट पे 10th में मिलेगी, 10th के मार्क्स के आधार पे वो 11th में मार्क्स मिलेगा, 11th से 12th में। तो 10वीं क्लास में चूंकि बोर्ड एग्जाम होता है बच्चे का, यहाँ पे उन्होंने परसेंटेज को रखा है 60 और 65, है ना। जनरल के में इसको ही देखना, बाकी क्लासों में केवल वो पास है तो भी ले लिया गया है इस बार, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी नंबर पे पास है हो जाएगा। तो सर उसमें क्या डालेंगे, कितना परसेंटेज? नहीं तो आप कितना है आपके बच्चे का, प्रमोट है कि ऐसा ही है? नहीं, मार्कशीट तो मिला है, लेकिन सर प्रोन्नत लिखा गया है। हाई स्कूल का है क्या? नहीं सर, कक्षा 9वीं में गया है इस बार बच्चा। 9वीं में गया है? जी। तो ये अच्छा परीक्षा नहीं दिया 8th क्लास का? नहीं सर। आप प्रमोटेड लिख दिया? नहीं बताइए। हाँ ठीक बोलिए सर। जैसे जब ये राष्ट्रीय आयोग योग्यता आधारित परीक्षा फॉर्म फिलअप किया जा रहा था तो एक सर्टिफिकेट डाउनलोड हो रहा था ना जी, स्कूल से वेरीफाइड के लिए, मतलब उसपे दिखा गया था कि पूर्णांक और पूर्णत, तो कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं हुआ, तो वो कक्षा 7 का था, वो 7th क्लास का था उस समय। इस समय आपको 8th क्लास का भरना है। अच्छा सॉरी जी, वो 7th क्लास का नहीं, इस समय 8th क्लास का भरना, वो जो हो गया हो जाने दीजिए उस समय। अच्छा। हाँ जी, फॉर्म जब भरेंगे हम लोग एग्जाम के लिए उस समय 7th क्लास का भरना है, और इस समय जो भरेंगे वो 8th क्लास का भरेंगे, नेक्स्ट ईयर 9th क्लास का, अगले नेक्स्ट ईयर 10th क्लास का, नेक्स्ट 11th क्लास का, इस तरह से बढ़ते जाएंगे आप लोग। जी सर अच्छा एक चीज, हाँ बताइए। सर अगर समाज कल्याण विभाग वाला का भर दिया गया हो काम, तो वो कैसे विड्रॉ होगा? आप इसको विड्रॉ नहीं होगा, आप स्कूल से बोल दीजिए कि उसको वेरीफाइड ना करें। अच्छा सर। हाँ तो रोक देंगे। अब मैं, हाँ कोई क्वेरीज है तो बता दीजिए, मैं एक चीज और बताना है थोड़ा सा। हाँ योगेश हाँ जय हिंद सर। किसी ने एक प्रश्न पूछा है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे? जी हाँ तो सर अभी बता दिया है मैंने जी। हाँ फिर भी वो प्रश्न उनका अभी बरकरार है शायद। अच्छा पूछना अभी लेटेस्ट डाला है अभी उन्होंने। जी मैं बता दे रहा हूँ कि जब उनको बता दीजिए, जब फॉर्म आखिरी में लास्ट पहुंचेंगे जहां स्कीम सेलेक्ट करना है, उसके ठीक नीचे, स्कीम के ठीक नीचे ही बोनाफाइड सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाएगा, फाइनल सबमिट के ठीक ऊपर, और नेशनल मींस का मेरिट स्कॉलरशिप के ठीक नीचे आपको बोनाफाइड डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक सर, थैंक यू। हाँ जी। राहुल साथी पूछ रहे थे, आश्वस्त हो गए राहुल जी? ओके सर, बढ़िया सर। अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज है कि NSP पे हम अपना इंस्टीट्यूट कैसे देखें, तो मैं आपको, हाँ ये देख लीजिए, ये जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ एप्लीकेंट, आप नीचे आते जाएंगे, एक पब्लिक कॉर्नर मिलेगा आपको, पब्लिक कॉर्नर में सर्च फॉर इंस्टीट्यूट ऑन NSP, आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ से आप किसी भी जगह का स्कूल देख सकते हैं, तो अगर आपके पास यूडाइस कोड है तो और अच्छा है, नहीं है तो आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से इंस्टीट्यूट का स्टेट आप देख लें, ये उत्तर प्रदेश, आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए कोई भी, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, एक आएगा स्कूल का और दूसरा कॉलेज का, तो आपके जो भी विद्यालय इंटरमीडिएट के हैं वो आपके स्कूल लेवल पे मिलेंगे, तो आप इसको स्कूल को सेलेक्ट कर देंगे और नीचे आप आएंगे तो यहाँ कैप्चा मिलेगा आपको एक, ये फिर आप थोड़ा सा ऊपर आके यहाँ गेट इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे, तो थोड़ा एक आधा सेकंड के अंदर आ जाएगा ये भी। और लिस्ट बड़ी होती है तो बस अभी इसको हो जाएंगे पूरे, ये आ गए पूरे बांदा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं ये आ गए हैं। तो आप यहाँ से किसी भी स्कूल को देख सकते हैं जो भी आप चाहें। तो अभी ये देखिए, इसको स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पे 100 एंट्रीज में 10 लिखी हुई है,
अगर आप चाहें तो इसको बढ़ा के 100 कर सकते हैं, 100 तक। तो अगर आप 100 कर देंगे तो एक ही बार में आपको 100 स्कूल दिख जाएंगे। आप स्क्रॉल करते जाएंगे 100 तक पहुंच जाएगी ये संख्या। ये 50 पे दे रहा है, आप इसको बढ़ाते जाइए। इस तरह से आप इंस्टीट्यूट को देखते जाएंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट के आपको स्कूल मिल जाएंगे अगर कोई देखना चाहे तो। जी हाँ सर, किसी का और कोई क्वेश्चन? सर नमस्ते सर, मैं आपको बाराबंकी से। जी सर अभी जब समय मिलेगा तो एक बार वो प्रोसीजर जरूर बता दीजिएगा सर कि जैसे बच्चे का आधार कार्ड में नाम दूसरा, एंट्री दूसरी है और जो रिजल्ट आया उसमें एंट्री दूसरी है सर, उसके लिए पूरा प्रोसीजर एक बार फिर से सर दोहरा दीजिएगा प्लीज सर। हाँ मैं बता दे रहा हूँ आपको। जब आपने देख लिया है कि आधार से उसका मैच नहीं कर रहा है नाम और डेट ऑफ बर्थ, तो आप NMS का जो रिजल्ट आया हुआ है आपका, तो ये थोड़ा वॉइस बंद कर लें लोग तो ठीक रहता है, बीच में डिस्टर्ब हो जाती है। अपना वो माइक भी बंद रख कर ले, और राजीव कुमार जी अपना कैमरा बंद करिए, लाइव चल रहा है और आप पूरे हिंदुस्तान में देखे जा रहे हैं। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां पे जो बच्चे का नाम की स्पेलिंग रिजल्ट में आई हुई है वही डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ भी वही डालेंगे जो उसके रिजल्ट में आई हुई है। फिर आप नीचे जब आएंगे तो बैंक डिटेल भरने के बाद आपको आइडेंटिफिकेशन का एक कॉलम मिलेगा। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन है, आधार, एनरोलमेंट और तीसरा है बैंक अकाउंट पासबुक। तो आपको आधार और दोनों छोड़ देना है, एनरोलमेंट को। नीचे बैंक पासबुक को सिलेक्ट करना है आप। यहाँ पे बैंक पासबुक का फ्रंट पेज अपलोड होगा, 100 KB का कम से कम होना चाहिए, जिसमें बच्चे की फोटो लगी हो। ठीक है जी सर। हाँ ओके सर, इसमें कोई दिक्कत। हाँ इसके बाद आपको जी इसके बाद जब लास्ट में आप पहुंचेंगे तो स्कीम सिलेक्ट आपकी हो जाएगी। वहां से नीचे पहले बोनाफाइड को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका प्रिंट बच्चे को दे दीजिएगा। जब बच्चा साइन करा के आए तो जहां से आपने उसको डाउनलोड किया है उसके बगल में ही अपलोड का ऑप्शन है, उसको अपलोड करना। 200 KB से कम का ये फाइल लेगा। तो इसको जैसे ही अपलोड करेंगे उसके बाद आपको सेव कंटिन्यू कर दीजिए, और पूरी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद फाइनल सबमिट का एक ग्रीन बटन होगा नीचे, उसको जब आप दबा देंगे तो फॉर्म उसका सबमिट हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंस्टीट्यूट में पहुंच जाएगा वो, और उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। जी सर नमस्ते। शशिकला जी हैं। हेलो जी शशिकला जी हैं अध्यापिका। तो उन्होंने पूछा है कि फॉर्म भरते समय बच्चे के पापा का नाम गलत भर गया था। तो अभी सर बता ही चुके हैं कि जब आप पहला पेज भरेंगे तो सेम वही मैटर भरेंगे जो आपने फॉर्म भरते समय या बच्चे के रिजल्ट में आया, और बाद में बोनाफाइड ले लेंगे तो बोनाफाइड से फिर क्लियर हो जाएगा। जी सर। जी पिता का नाम गलत भर गया था तो नहीं, ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन में केवल बच्चे का नाम और डेट ऑफ बर्थ ले रहा है। तो आप कर लीजिए उसमें, अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर बोनाफाइड लगाइए, अगर ले लेता है आप देखिए इस बार करके क्या होता है। और अगर बच्चे के डॉक्यूमेंट सब कुछ बिल्कुल चाहिए तो बोनाफाइड नहीं चाहिए ना इन एनी केस? नहीं जी अगर सब कुछ सही है तब नहीं लेना है। तो प्लीज अपना जी मैं ये कह रहा हूँ, हाँ उस कंडीशन में ही बोनाफाइड लगाना है। फर्स्ट है जब इंफॉर्मेशन आपकी मैच नहीं कर रही है आधार से, सेकेंडरी बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट चेंज किया हुआ है पढ़ने के लिए, और थर्ड आपका है जब वो स्टेट चेंज किया हुआ है। इन 3 कंडीशन में बोनाफाइड लगाना, अदरवाइज नहीं लगाना। सर प्लीज फोन बता दीजिए जिससे कि हाँ नमस्कार सर, मैं आगरा से पवन वटेली। जी सर एक साथ बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, थोड़ा एक एक करके पूछे तो अच्छा रहेगा। सर मैं आगरा से पवन वटेली जी। आपसे सर पहले भी मेरी बातचीत हो चुकी है कई बार, आपसे मैंने सहायता ली है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर रिन्यूअल में तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं लगाना है? नहीं, अगर लास्ट ईयर आपने बोनाफाइड लगाया तब तो रिन्यूअल में लगाएंगे, अगर नहीं लगाए तो कोई जरूरत नहीं है आपको। जी। और सर रिन्यूअल में जो एडमिशन ईयर है तो वो 2021 ही रहेगा?
हाँ, एडमिशन ईयर वो डालिएगा जो बच्चे ने एडमिशन जिस ईयर में स्कूल में लिया है। क्या था भाई के क्या था? क्लास देखिए, क्लास ऐसा है कि 9th से 10th में जब बच्चा आएगा तो हमारे यूपी में चूंकि 1 अप्रैल से सेशन शुरू होता है, तो 1 अप्रैल ही डालेंगे हम, क्लास जब चेंज हो रही है। और अगर वो एडमिशन उसने 6, 7, 8 कभी लिया है, इंस्टीट्यूट वही चल रहा है उसका, तो आप ईयर वही डालिएगा जब उसने एडमिशन लिया था। जी धन्यवाद सर नंबर फिर से बोल दीजिए। नंबर में ग्रुप में शेयर हो जाएगा, परेशान ना हो। बता दीजिए एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर ये पूछना था कि जीरो बैलेंस अकाउंट में स्कॉलरशिप आने में क्या प्रॉब्लम है सर? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगा। क्योंकि बार बार मना किया जा रहा है कि जीरो बैलेंस वाला खाता कई मेरे बच्चों का है, दोनों स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई किए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जीरो बैलेंस वाला आप कोशिश करिए कि ना हो, तो फ्रेश अकाउंट खुलवाने के लिए। देखिए, PFMS यानी न्यू दिल्ली से पैसा आता है, कभी कभी कोई टेक्निकल इशू हो जाते हैं तो वो पैसा पहुंच नहीं पाता है, तो ठीक कह रहे हैं, वो थोड़ा 500-1000 रुपए उसमें डाल दीजिए तो एक्टिव बना रहेगा आपका अकाउंट। ये बैंक से प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो फिर दिक्कत होगी आपको। तो फ्रेश अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है बच्चे को? ना, उसी में पैसा करा दीजिए, उसी में। पैन कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई कर दिए हैं हम लोगों का। हेलो सर। क्योंकि सर जी ये जो बैंक अकाउंट है जीरो बैलेंस वाला, ये मैंने ही लोगों को मना किया है। मैंने मैनेजर साहब से पूछा था तो उन्होंने कहा है कि बचत खाते 2 तरह के होते हैं, एक होता है बेसिक बचत खाता और एक होता है सामान्य बचत खाता। बेसिक बचत खाते में 6000 रुपए से अधिक एक बार में जमा नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल मतलब जीरो बैलेंस वाले में। चूंकि ये छात्रवृत्ति है 12000, तो 12000 एक बार में ही आनी है। तो उन्होंने कहा था कि यदि ये 2 किस्तों में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, वहाँ 6000 रुपए से अधिक एक बार में जमा नहीं किया जा सकता है, उसका फिर प्रोसेस बदल जाएगा। तो इसलिए मैंने मना किया था कि सभी लोग जीरो बैलेंस वाले पर ज्यादा ध्यान ना दें। 1000 रुपए की बात होती है, उसको सामान्य बचत खाता बनवा लें, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ ठीक है मैडम, सर ने बता दिया आपको। हमारे साथ आदरणीय श्री मनोज कुमार बोस जी जुड़े हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। हार्दिक अभिनंदन है सर आपका। और मैं चाहूंगा कि आप हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, आप सभी का मार्गदर्शन करें और सबको बताएं इस कार्यक्रम के बारे में। आदरणीय श्री मनोज कुमार बोस जी, तब तक आपकी जो भी क्वेरी है वो आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए सर, और हम सब लोग उसको तब तक पढ़ के और फिर आपके सारे प्रश्नों के जवाब एक साथ में देंगे। धन्यवाद पूरनलाल जी। योगेश सर, इसके सर वीडियो ओपन कीजिए, थोड़ा दर्शन भी हो जाए आपके, बातचीत तो होती रही है। नहीं, अभी मैं वीडियो ओपन नहीं कर पाऊंगा। चलिए ठीक है सर, बाद में हो जाएगा। जी, तो मुझे लगता है कि योगेश सर ने जितना कुछ बता दिया है, तो मेरे लिए कुछ बचता नहीं है बताने के लिए इस मुद्दे पे। बाकी इस अभियान के बारे में जो कुछ भी मुझे बताना है या जो जानकारी है, अब आपको पर्याप्त जानकारी हो गई है। 15,143 की छात्रवृत्ति है, एक अभियान के रूप में हम लोग चला रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। और उसमें जो हम लोगों का लक्ष्य केवल 15,143 की छात्रवृत्ति भर नहीं है, हम लोग ये चाह रहे हैं कि पहले 15,143 छात्रवृत्ति प्राप्त कर लें, हर जनपद का अपना कोटा प्राप्त हो जाए, और जनपद का कोटा प्राप्त होने के बाद जो है हमारा जो जनपद पे चयन हो वो कट ऑफ मार्क पे जाए। जैसे औरैया में इस बार जनरल ओबीसी का 100 के आसपास गया है और शेड्यूल कास्ट का लगभग 82 का गया है। इसी प्रकार से कट ऑफ पे जाए, वास्तव में प्रतियोगिता हो जाए, परीक्षा के बदले में प्रतियोगिता परीक्षा हो जाए, तो इससे हमारे स्कूलों की गुणवत्ता शिक्षा जो है
शिक्षा की गुणवत्ता वो समृद्ध हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी। तो इस एंगल से हम लोगों को अधिकतम फार्म भरवाने के साथ साथ अधिकतम तैयारी की जरूरत पड़ेगी। योगेश सर जी जैसे जो विशेषज्ञ हैं हम लोगों के साथ हैं, जिस कारण से छात्रवृत्ति तो पहले जो बच्चा पास हो जाता था वो उसकी छात्रवृत्ति भी लैप्स हो जाती थी, अब वो नौबत नहीं रही है। अब अच्छी पोजीशन में हम लोग पहुंच गए हैं। तो ये हम लोग प्रयास जो है प्रयास को जारी रखना होगा। इससे पहले तो हम लोग ये सोच रहे थे कि इसी साल हम लोग 12 से 13,000 छात्रवृत्ति प्राप्त कर लेंगे और ये वर्तमान सत्र जो चल रहा है इस सत्र में हम लोग कोटा पूरी तरह से प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो इस बार का रिजल्ट आया है वो रिजल्ट से थोड़ा हम लोग दुखी भी हुए, हताश भी हुए। लेकिन जिस प्रकार से उत्साह और उमंग है और इस बार जो तैयारी चल रही है तो उससे लगता है कि अब ये कंडीशन जो है ये हालात जो बदलेगा तो इस एंगल से हम लोगों का अभियान ठीक ठाक चल रहा है और जो लोग लगे हुए हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं। उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसके अलावा मुझे बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं है, बस ये है हाँ लगे हाथ एक बात में और बात याद आ गई। इस परीक्षा में 2-3 मॉडल चला इस पिछले दिनों में। एक तो कानपुर मॉडल है जिसमें कि विभाग ने बहुत प्रयास करके फार्म भरवा दिया लेकिन कोटा प्राप्त नहीं कर पाया औरैया के अलावा। वहीं दूसरा एक मॉडल है जिसमें कि प्रयागराज है, मऊ है, मिर्जापुर, बलिया, ये ऐसे जनपद हैं जहां पे विभाग के अधिकारी सक्रिय नहीं हुए, सक्रियता अध्यापकों की रही। तो अध्यापकों की सक्रियता होने का फायदा ये मिला हम लोगों को कि वहां पे जैसे मैं मिर्जापुर का उदाहरण कर लूं तो मिर्जापुर में बच्चों की सफलता का दर जो है 53% रहा। वहीं पे अगर आप देखिएगा पीलीभीत की जहां पे सर्वाधिक फार्म भरे गए थे, लगभग 3200 फार्म भरा गया था, वहां जिलाधिकारी महोदय ने विशेष प्रयास किया था। वहां पे एसडीएम, तहसीलदार, बीएससी, बीयू सभी को सक्रिय कर दिया गया था। फार्म तो भर गया लेकिन अध्यापक इन्वॉल्व नहीं हुए। इस कारण से हमारा सफलता का जो वहां दर है केवल 5%। तो कहां 5%, कहां 53%। इसके पीछे एकमात्र कारण क्या रहा कि हम पीलीभीत में या कानपुर मंडल में अध्यापक के दिल से इन्वॉल्व नहीं थे। तो हम लोगों का काम है फार्म अधिकतम भरवाने के साथ साथ अध्यापकों को इन्वॉल्व करना। अध्यापक के इन्वॉल्वमेंट के बिना हमारी सफलता जो है दूर की पौड़ी रहेगी। तो मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा था, आपने मुझे मौका दिया इसमें बोलने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर एक मोहिनी श्रीवास्तव जी का प्रश्न है, रजिस्ट्रेशन कब से करना है? तो रजिस्ट्रेशन तो आरंभ हो चुके हैं, चल रहा है। 30 सितंबर लास्ट डेट है, बता दीजिए। लास्ट डेट 30 सितंबर है। 30 सितंबर जी। और मुकेश कुमार जी का एक प्रश्न है, अक्टूबर बोला गया था लास्ट डेट, 31 अक्टूबर। अभी 30 सितंबर है अभी वो मैडम, उस पर 16 अक्टूबर एक्चुअली इंस्टीट्यूट के लिए है वो। अच्छा, 30 सितंबर तक भर देना है फॉर्म बच्चे के लिए 30 सितंबर लास्ट डेट है जी। ओके ओके सर। मुकेश कुमार जी आपका क्या प्रश्न है, बताएंगे? जी सर। जी सर मैंने एक फार्म भरने की कोशिश की तो उसमें सेलेक्ट योर इंस्टीट्यूट ऑप्शन क्लिक करने के बाद प्रेजेंट क्लास का वो खोल के देखा मैंने, तो उसमें क्लास शो नहीं हो रही थी सर। जी मैंने अभी बताया वो इंस्टीट्यूट से आपको ऐसा करिए, मेरा नंबर दे दीजिए, उनसे मुझे बात करा दीजिए, मैं ठीक कर दूंगा यहीं से उनका। ठीक है सर, मैंने उनसे बात भी की थी, प्रिंसिपल साहब ही जानते हैं, वो कह रहे थे कि हम तो ऐसा कुछ नहीं जानते यहाँ पर, हमें इस मामले में जानकारी नहीं है। आप मेरा नंबर उनको दे दीजिएगा, तो कह दीजिए मुझसे बात कर ले, मैं यहीं से ठीक कर दूंगा। मैं समझता हूँ कि आज की कार्यशाला बहुत ही उपयोगी रही।